हम लोग शुरू करते हैं अपना तीसरा वीडियो, जो कि हमने पिछले क्लास में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बता चुके हैं रेसिस्टेंस का। आज हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, जो कि आपके सामने है। हम शुरू करते हैं इसके हेडिंग से, यहीं से हम इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, देखिए इलेक्ट्रिक पावर हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं। वर्क अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर भी वर्क अपॉन टाइम ही इलेक्ट्रिक पावर होगा। लेकिन इसके पहले हम आपको समझा दें, हम लोगों ने क्लास 9th में जो पढ़ा था पावर पढ़ा था, पावर वर्क अपॉन टाइम, यहाँ पर उसका हम यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रिकल पावर का यहाँ पे इसके टर्म में हमें डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो कहेंगे द रेट at which, ऐसे लिखते हैं, the rate at which electrical energy is consumed is called इलेक्ट्रिकल पावर। देखो दोस्तों, ये हमने पिछले क्लास में केवल यहाँ पे द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, हम पावर को ऐसे भी लिखते हैं, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, यानी कि जितना वर्क करता है यूनिट टाइम में, वर्क अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम, इसको W अपॉन टी लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा और ये डेफिनेशन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपसे याद नहीं हो। अब देखिए इसको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। आगे जो है पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि हमने जो पिछले क्लास में देखा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर का इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। यहाँ से एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन, बताइए पोटेंशियल कितना बताया था हमने। जो पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी वर्क इक्वल टू पोटेंशियल और चार्ज का प्रोडक्ट के इक्वल, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। जरूरत पड़ने पे तो कहेंगे ये इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या देखने को मिलेगा कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है, वर्क अपॉन टाइम है। यहाँ से वर्क का फॉर्मूला यहाँ से लिख देंगे वी क्यू अपॉन टी। दोस्तों एक बार आप देख लो यहाँ से कि यहाँ पे V को हम लोग वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल है, Q बाई टी को अलग रख लेते हैं। आप Q बाई टी को अच्छे से जानते हैं कि Q बाई टी क्या है। तो I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम VI लिख सकते हैं और ये पावर इक्वल टू पहला फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया और उस फॉर्मूले का क्या नाम है, VI, P इक्वल टू VI। यानी कि यहाँ से देखिए पहला हमारा डेरिवेशन निकल चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने SI यूनिट नहीं देखा। तो पहले SI यूनिट देख लेते हैं पावर का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। पावर इक्वल टू क्या था, यहाँ पे पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हमने सीख लिया है कि वर्क को जूल और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है यूनिट, तो आपको बता दें इन दोनों को मिलकर ये रेशियो जो होता है वाट के इक्वल होता है। तो अगर आपको पावर का SI यूनिट बताना है तो आप वाट बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल
जो डेली हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में आप देखे होंगे कि आपका जो मीटर आता है यूनिट में उसे मेजर किया जाता है, और अदरवाइज भी यूनिट्स हैं, तो हम उसको पहले समझेंगे। लेकिन उसके पहले इसका प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं पावर का। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर, जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इक्वल होता है 746 वाट की। उम्मीद करते हैं आपको ये याद रहेगा। आगे चल के बताएंगे इसको जूल में भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट है। अभी हम फिलहाल हमने अभी जो इक्वेशन प्रूव किया था P इक्वल टू वी आई, और यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा क्या इक्वेशन था, V इक्वल टू आई आर। तो हम बताते हैं यहाँ से V के जगह पे हम आई आर पुट कर सकते हैं, और आई आर पुट करेंगे तो क्या आएगा, V के जगह पे आई आर, I इंटू आर, और पहले से I है तो ओवरऑल क्या आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप पावर का देख सकते हैं एक और फॉर्मूला हमें मिल गया जो कि आई स्क्वायर आर के इक्वल है। हम इसे नोट कर दिए। एक चीज और, हम चाहे तो करंट को भी यहाँ से हटा सकते हैं, I इक्वल टू वी अपॉन आर, चाहे तो इस चीज को भी पुट कर सकते हैं इसी इक्वेशन में। P के जगह पे P इक्वल टू आई के जगह पे V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर अगर काट दें तो यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। इस तरीके से पावर इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गए, पावर के 3 फॉर्मूला जो है मिल गया। एक क्या हुआ, पावर इक्वल टू तो वी आई मिला, दूसरा मिला आई स्क्वायर आर, और तीसरा मिला है वी स्क्वायर अपॉन आर। अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग यूज हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से पावर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आता है, आप यूज करते हो, तो वो किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो मेजरमेंट किया जाता है, हम उसे बताना चाहते हैं। दूसरा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज किलोवाट आवर। यहाँ देखिए, अब अगर तीसरी बात करें इसमें, 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में मेजर करते हैं तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस पावर 6 जूल के इक्वल होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अभी तक हमने पावर और पावर एनर्जी जो है समझा है, लेकिन हमें अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी समझना है कि हीटिंग से किस तरीके से करंट इफेक्ट होता है। तो इसी से रिलेटेड हमें इलेक्ट्रिकल पावर समझ में आ गया। अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम समझ गए, किलोवाट आवर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और यहाँ पे जो जूल ने थ्योरी दिया था हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम कहेंगे हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू और resistive elements, then the flowing charge suffer the resistance, work has to be done overcome his resistance which is the converted into heat energy। कहने का मीनिंग है कि अगर किसी वायर से अगर उसके पास हाईली रेसिस्टेंस है, अगर उससे करंट पास करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से रोकेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो लगातार यहाँ से वायर से होता है, और अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादातर अपना हीट में एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को इसमें ये हमें समझना है। तो वर्क, अब हम इसमें बात करेंगे जूल्स का लॉ का, कि उन्होंने क्या लॉ दिया था। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने करंट आई ऐसा ले लेते हैं, व्हेन अ करंट आई follow through a resistor or heat is produced the heat produce H depends directly on the square of the current रेसिस्टेंस। यहाँ से आगे भी लिखते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस एंड द टाइम t for which the current is allowed to pass through the resistor। यहाँ से यहाँ बोला गया कि हीट जो है आई स्क्वायर आर इंटू टी के इक्वल होता है, यानी कि हीट का हम लोग लिख सकते हैं। और इसी दिस इज कॉल्ड, ऐसे कह सकते हैं आप, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे ये क्लियर होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो फॉर्मूला है हम कह सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है कि हीट जो है वो हमें मिल रहा है पावर इनटू टाइम। तो इस हिसाब से पावर के तो 3 फॉर्मूले होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख देंगे। तो हीट इक्वल टू भी लिख सकते हैं वी आई टी, साथ में आई स्क्वायर आर इंटू टी और वी स्क्वायर आर इंटू टी। इस तरीके से ये ड्राइव होता है और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग एनसीईआरटी जो डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चनों को देखेंगे। उस रेसिस्टेंस आर is cut into 5 equal parts. Those parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio of R and R dash क्या आएगा? देखिए यहाँ पे एक बोला गया है, एक पहले तो एक वायर ले लेंगे हम, ये वायर है
जिसका रेसिस्टेंस पहले गिवन है कि वो R रेसिस्टेंस है और इसका लेंथ जो है L है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ 5 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो L/5 हो जाएगा 1 लेंथ पीस का। अगर इसको ब्रेक कर दें 5 अलग अलग पीसेस में तो कुछ इस तरीके से ये पीस जो है हमें मिल जाएगा और एक का जो लेंथ होगा L/5 होगा। तो यहाँ पे एरिया सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर भी लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। लेकिन हम अगर कहें तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, जब मटेरियल सेम है कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मटेरियल वही रहता है। तो पहले इन फर्स्ट में देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में क्या देखेंगे, रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। ये पहला इक्वेशन हमारा है, इससे R। अब हमें निकालना है R' कितना होगा। इसको क्या किया गया है कि पैरेलल में जोड़ दिया गया है। पैरेलल में जोड़ने का क्या मीनिंग है, तो पैरेलल में कहने का मतलब है यहाँ से एक रेसिस्टेंस ऐसे लगा दिया गया, ये वायर ही है जिसमें रेसिस्टेंस है। इस तरीके से पांचों के पांचों वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट कर दिया गया, हमने बताया था 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है। 1/R इक्विवेलेंट के लिए हमने n के लिए फॉर्मूला बताया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। लेकिन यहाँ पे एक पीस का रेसिस्टेंस देखेंगे तो वो कितना होगा। अब देखोगे यहाँ पे एक पीस का रेसिस्टेंस देखोगे तो R', तो यहाँ पे निकलेगा R'। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें R1 की ही बात कर लें, सेम रेसिस्टेंस है सबका, अगर R1 ही की बात करें तो R इक्वल टू रो तो वही हैगा, L के जगह पे L/5 और डिवाइडेड बाई एरिया वही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा रो L/5 है। तो ये हमारा R1 के जगह पे आएगा। अब हमें पता है R1 इक्वल टू R2, इसीलिए सबका इक्वल पीस है R5, ये सभी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/ इसे R' ले लिया जाएगा और ये कितना 5/R और 1 के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए सभी रेसिस्टेंस इक्वल लेंथ में काटे गए हैं। 5/R1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हम R' अगर निकाले वैल्यू, पहले R' निकाल लेते हैं। R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/5। अगर R1 का वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं R1 इक्वल टू आपका जो वैल्यू आएगा वो रो L/5A इंटू 5, तो ओवरऑल रो L/25A आ गया R'। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरे को हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ कह सकते हैं R1 R/R', ये इक्वेशन का यही डिमांड है। आप देख सकते हो पहला इक्वेशन जो R/R' पूछा गया है तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ R/R' का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू आया है रो L/A और R' का वैल्यू आया है रो L/25A। तो ओवरऑल ये रो L से रो L और A से कटेगा, ऊपर जाएगा 25, यानी कि 25:1। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। बहुत अच्छी बात है, हमने पावर का तीनों फॉर्मूला जानते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, I² VI और V²/R। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो आप देख सकते हैं I²R बिल्कुल है, IR² नहीं है। इसका मतलब VI भी है V²R भी है, यानी यही गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जैसा कि पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज द apparent of 130 वोल्ट एंड द पावर कंज्यूम विल बी। पूछा गया है कि 110 वाट जो है कितना पावर कंज्यूम करेगा। हमें उस सबसे पहले यहाँ पे 110 वोल्ट लिखा गया है। आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए, ज्यादा क्लियर होगा। अगर एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट अगर लिखा गया है, व्हाट इज द ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। पूछा गया है 110 वोल्ट कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पावर तो दिया गया 100 वाट, लेकिन हम यहाँ से और भी कुछ पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप समझ सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R।
यहाँ से R आप निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस, वो क्या होता है V स्क्वायर अपन R। आप देख सकते हैं V कितना है यहाँ पे, तो 220 वोल्ट बोला गया है, और सॉरी यहाँ पे P आएगा, और का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो पावर है वो 100 वाट है ओनली। तो 220 वोल्ट का आप स्क्वायर कीजिए, 220 इंटू 220 बाई 100, 1010। आप यहाँ से प्रोडक्ट कीजिएगा, जो भी आएगा 20 इंटू 22 कितना आ जाएगा, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 484 ओम, इतना रेसिस्टर आएगा। अब अगर पावर की हम बात करें, यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपन R। अब हमारे पास V कितना है 110 वोल्ट है, 110 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन R। R कितना है 484, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसे चाहते तो 22 इंटू 22 ही लिख सकते थे, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई, हम ऐसा ही कर लेते हैं 22 इंटू 22, 11 टू जा और 11 10 जा, 11 टू जा 11, 10 जा 2 5 जा, 2 5 जा, और कितना आ गया पावर 25 वाट। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से हमने निकाला, पहले तो हमने देख सकते हैं यहाँ पे पहले क्या निकाला गया, सबसे पहले निकाला गया कि रेसिस्टेंस कितना है। रेसिस्टेंस के बाद हमने क्या निकाला, रेसिस्टेंस निकालने के बाद जैसे ही रेसिस्टेंस निकल गया, दूसरे बार में हमने पावर का फॉर्मूला फिर से लगाया, वहां पे इस रेसिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दिया और हमारा 25 वाट आ गया। देखेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन 25 वाट जो हो रहा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंडक्टर्स वायर of the same material and the equal length and the equal diameter are the first connect in series and then parallel in the circuit across the same potential difference, then the ratio of, देखिए हम यहाँ से कहें कि एक वायर हमारे पास यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको विड्थ इसका बड़ा ले लेते हैं, बड़ा लेकर इसको देखते हैं हम लोग। एक वायर कुछ इस तरीके से है और दूसरा सेमी है, यानी कि दो कलर के वायर यहाँ पे लिए गए हैं। पहले इसको सीरीज में रख दिया गया और फिर इन दोनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। दूसरा केस का है, तो इसमें क्या किया गया है, मटेरियल सेम है, यानी कि इनका रो सेम है, लेंथ भी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A है, यानी कि डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम है, हम उसमें सोच सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे फिर देखेंगे, अगर इनको पैरेलल में रखा गया, यानी कि एक को ऐसे रखा गया है और दूसरे को उसके नीचे रखा गया है, यानी कि कुछ इस तरीके से रखा गया है, और दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यानी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं इनको, कुछ ऐसे, कनेक्ट किया गया है। आप अब देखोगे यहाँ पे, यहाँ का भी लेंथ A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यहाँ का भी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सबसे पहले तो हम इनका रेसिस्टेंस निकालेंगे, सीरीज और पैरेलल का। सीरीज और पैरेलल के रेसिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पावर, इनका पावर से हीट तक पहुंचेंगे या हीट सीधे फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। अगर रही बात, देखिए इसका क्या होगा, पहला R1 और R2 की बात करें, यहाँ पे R1 और R2, तो अगर सीरीज में है सीधे जुड़ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यानी कि R1 हम कह सकते हैं इसे R इक्विवेलेंट फर्स्ट R डैश, तो R1 प्लस R2, इसका R1 R2 क्या होगा, तो हम कहेंगे रो एल अपॉन ए प्लस रो एल अपॉन ए, इसका मतलब 2 रो एल अपॉन ए, यहाँ पे हमारा आ गया R डैश, 2 रो एल अपॉन ए, ये पहला इक्वेशन है हमारा। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालने की बात है तो यहाँ पर भी R1 का वैल्यू हमारा रो एल अपॉन ए ही होगा, और यहाँ पे भी R1 का वैल्यू रो एल अपॉन ए ही होगा, R2 का वैल्यू। लेकिन R इक्विवेलेंट 2 लैम्प के लिए हमने बताया था R डबल डैश, तो हमने बता दिया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, R1 और R2 का वैल्यू को रखिए, R1 का वैल्यू रो एल अपॉन ए
इंटू रो एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो 2 रो एल अपॉन ए। अब एक रो एल अपॉन ए यहाँ पे कट रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहां से रो एल अपॉन 2a, ये हमारा हो गया आर डबल डैश दूसरा इक्वेशन। अगर बात करें हम दोनों इक्वेशनों में, दोनों में करंट की बात करें, हम दोनों से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहे हीटिंग इफेक्ट पहले में सीरीज के लिए क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और दूसरे में पैरेलल के भी क्या लगा सकते हैं, आई स्क्वायर आर, या इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर हीट की बात करें दोनों में हम यही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल इनका सेम है तो वी के टर्म में ही लगाते हैं, इसलिए आर निकालने से बचेंगे। ए आई इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर पहले सीरीज का H1 और दूसरे में भी वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर आर डैश, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर डबल डैश। अगर यहाँ देखें वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटेगा, अगर एच डबल डैश की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा आर डबल डैश आर वन। आर डबल डैश का फॉर्मूला कितना है आप ये बताइए। आर डबल डैश का फॉर्मूला जो है वो है यहाँ पे रो एल 2a, और यहाँ पे कितना है R1 2 रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो एल अपॉन ए से रो एल अपॉन ए काट दिया जाए, तब भी ये नीचे वाले पोर्शन का ये वैल्यू बच रहा है, तो 1/4। तो रेशियो क्या आ गया 1:4। अगर ऑप्शन देखेंगे तो वो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो मैच कर रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक डिस्कस करना था। अगले वीडियो में इसके आगे हम 5 से डिस्कस करेंगे।